भाषा उत्सव के तहत मुतादिद प्रोग्रामों का इनकाद करते आ रहा है। बहुत सारे हायर सेकेंडरीज में, स्कूल्स में ये प्रोग्राम मुनक़िद हो रहे हैं। तो हमने भी कई प्रोग्राम मुनक़िद किए हैं जिनका इनकाद हो चुका है यहाँ पे। हाल ही में हमने लैंग्वेज जिसमें गिनती मैंने करवाई थी, तो वो उसी प्रोग्राम का एक हिस्सा था। तो आज उसमें एक थीम हमारा ये भी है कि आवर सराउंडिंग, यानी हमारे आसपास में जिस माहौल में हम रहते हैं, सबसे पहले भाई शाबाश शाबाश, लाइन में आराम से। तो ये जो आपको सामने दिख रहा है, ये कीटो फ्रेश है। इसको क्या बोलते हैं? इस फ्रेश की खुसूसियत ये है कि वो ये जो यूरान फ्रेश है ना, उससे काफी ये मजबूत होता है। ये 200 फीट की बुलंदी पर है, 6200 सी लेवल से। और एक इंफॉर्मेशन आपको देता हूँ। पुराने जमाने में जब लोगों के पास पैसों की कमी थी, जराए नहीं थे, सीमेंट की जो जड़ें हैं इसको निकाल के उसको तेज चाकू से छेद के उसकी पट्टी निकालते थे और इसका चटन निकाल के, जिसको हम चटन कहते हैं ना, नमकीन चाय के तौर पर वो यूज करते थे। ये बहुत मुफीद पौधा है, आज भी पी सकते हो। कहते हैं ये मुलिश के लिए भी दवाई है। बहुत सारे लोग बोलते हैं इसका जो चाय है ना, फायदे हैं इस झाड़ी के। ठीक है, आगे हम चलते हैं और बात करते हैं। तो बच्चों सुनो, जिस एरिया में पहुंचे हैं इसको हेटू कहते हैं। क्या कहते हैं? हेटू। हेटू नहीं है, ये हुआ जो है मायका लगा गया, असल में ये हेट है। क्या है? हेट आपकी जबान में महल्ले को कहते हैं। किसको? आपको पता हो या ना हो, पुराने जमाने में यहाँ पे एक महल्ला हुआ करता था, लोग रहते थे। ठीक है, तो इसी से हेट महल्ला हेटू हो गया। क्या हो गया? हेटू हो गया। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे। तो हम सामने बहुत सारे पेड़ पौधे आप दिख रहे हो ना। अभी हमने थोर्न के बारे में तो बात किया था। ये वाली झाड़ी जो है हमारे ये करकित वैली में सबसे ज्यादा उगने वाली एक पहाड़ी झाड़ी, इसको हम कह सकते हैं। ये कीकर फैमिली की है। किसे? कीकर फैमिली। हाँ, तो इसके बहुत बड़े फायदे हैं। हमारे सामने यहाँ गुलजार हैं, तो इनसे भी पूछते हैं। ये यहाँ गुजर रहा था, तो गुलजार इसको आपकी जबान में क्या कहते हैं? इसके बहुत सारे फायदे हैं ना, जैसे कहाँ कहाँ आप इस्तेमाल करते हैं इसको? जलाने में इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल होता है। सही बात है। तो बच्चों, आपने देखा कि ये जलाने के अलावा हमारे जो औजार होते हैं ना, गड़ा तट जिसको हम कहते हैं, उसको दस्ते के तौर पर भी इसको काम में लाया जाता है। ये एक बिल्कुल प्रेशियस प्लांट है पहाड़ी। तो आपको एक नई इंफॉर्मेशन ये भी है, जब हमारे यहाँ कागज कलम का इतना ये रिवाज नहीं था, लोगों के पास ये पैसों की कमी थी, तो लोग क्या करते थे, इसी हुक की जो छोटी छोटी जो लकड़ियां हैं ना, इसको चाकू से तिराश कर कलम बनाते थे और मिट्टी को एक छोटे बोतल में डाल के पीस के उसकी स्याही बना के तख्तियों में लिखते थे। तो जो हमारी जनरेशन है, हम इस पौधे के हम शुक्रगुजार हैं। इसी के लकड़ी को हमने कलम के तौर पर इस्तेमाल करके हमने ये पोजीशन जो आज अल्लाह ताला के फजल से हम आपके आज टीचर बन के सामने खड़े हैं, तो इसमें इसका भी कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो बच्चों, अभी जब हम स्कूल से इस मुकाम तक जब पहुंचे, हमने रास्ते में बहुत सारे पेड़ पौधों के बारे में
आपको मालूमात थी, आप लोगों को भी कुछ चीज़ों के बारे में पता था, हमने शेयर किया। अब ये जो पौधा हमारे सामने है, इसको आपकी ज़बान में क्या कहते हैं? ये एक ऐसा वफादार पौधा है। वफादार इसलिए कि इसको हमें उगाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसको लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये जहाँ पे पानी होता है वहाँ ये उग जाता है, और उगने के बाद बड़ा होकर इसकी क्वालिटी ये भी है, इसमें सैकड़ों शाखें निकल जाती हैं। तो जब सैकड़ों शाखें निकलती हैं तो जब हम उसको काटते हैं, मकान में छत डालते वक्त इस्तेमाल किया जाता है, तो बहुत बड़ी काम की चीज़ है और हमारे इकोसिस्टम को बनाए रखने में भी इसका काफ़ी रोल है। तो हमें क्या चाहिए, हमें इस किस्म के प्लांट्स को प्रिजर्व करना चाहिए, ठीक है ना। साथ ही आप लोगों को ये भी पता होगा जो हमारे पूरे खत्े लद्दाख में टोकरियाँ बनाते हैं ना, जिसमें खाद वगैरह, जिसमें खोबानी डोलाई करते हैं, तो उन टोकरियों को बनाने में इसी से बनाया जाता है, ठीक है ना। इसकी टहनियों से, छोटी छोटी नरम टहनियों से बनाया जाता है। इसको आप कोलगेट की बजाय दातन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, तो ये कड़वी है, लिहाजा दांतों में ये बहुत मुफीद साबित होती है। खुद जान जाओ। तो प्यारे बच्चों, हम अभी इतनी ऊंचाई पे आ चुके हैं, लगभग 12,200 सी लेवल से ऊपर हाइट पे हमारा जो केसल है, जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, उसके करीब है। ये जगह इसलिए खास है, यहाँ हम 3 चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं इस जगह में बैठ के। 3 चीज़ों के बारे में, एक तो जो मेरे राइट में आपके सामने दिख रहा है, वहाँ एक केसल है, जिसको क्या कहते हैं शिना ज़बान में? नहीं, न्याली उस राजे का नाम है, तो केले को हम कहते हैं, महल को कोट कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, तो हमारे सामने एक कोट है जिसके पीछे एक बहुत बड़ी तारीख है, वो हम इंशाल्लाह आपको वहाँ बता देंगे। इसके अलावा जो मेरे पीछे आपको दिख रहा है ना, एक पौधा है, कौन सा पौधा है? शाबाश, ये छिली के बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूंगा। छिली जो है ऐसा पौधा है जो हमारे खित्ते लद्दाख में, हम सबको पता है, यहाँ पे मौसम सरमा में जो प्लांट से पौधे हैं वो ग्रीन सबज नहीं रहते। ये एक ऐसा पौधा है जो 12 महीने यानी 24 महीने हम लद्दाखियों का साथ देता है। ये सदाबहार रहता है, ठीक है। ये जनवरी के कठिन महीनों में भी मुरझा नहीं जाता, इसी तरह सदाबहार रहता है, और गर्मियों में भी। तो ये इसको हम सदाबहार पौधा कहते हैं, जिसे शिना ज़बान में क्या कहते हैं? छिली कहते हैं। इसको जोनीपर फैमिली से है, इसको उर्दू में चुगली भी कहते हैं, चीम गाइल नाम छोटी है, चुगली भी कहते हैं, ठीक है। तो आप ये मान के चलो, आपकी ज़बान में इसको क्या कहते हैं? इसकी और एक इम्पोर्टेंस ये है कि प्री इस्लामिक पीरियड में, जब हमारे जो दरद ट्राइब है ना, दरद कम्युनिटी है, शिना जिसको आप बोल रहे हैं, इस्लाम कबूल करने से पहले लोग इसको बहुत ही पवित्र मानते थे, बहुत ही पाक मानते थे, ठीक है। खासकर जो हामिला औरतें हैं, जिनको डिलीवरी हुई होती है ना, वहाँ पे डिलीवरी होने के बाद 7 दिन तक वही मुकाम पे रखते थे। जब 7 दिन भरने के बाद उसको जब चूल्हे के सामने आना होता था, बाकी फैमिली के साथ मिलना होता था, वहाँ से वहाँ फैमिली तक आने के लिए उसे एक दौर से गुजरना पड़ता था। इस छिली को जला के वो मकाम को जहाँ वो बैठी थी उसको पाक करते थे, जिसको छिलगोन कहा जाता था। और हर अच्छे काम की, शुभ काम की शुरुआत जो है इसी छिली से किया जाता था। और बावजूद आज लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं, लेकिन उस हमारे एंशिएंट रिलीजन की रिमिनेंट इस वाक़यात अब भी मौजूद है। आज भी हम अच्छे मौकों पे छिली जो है लगाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा ना। हाँ, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पौधा है, ठीक है। तो ये इसको छिली कहते हैं। और एक इम्तियाज हासिल ये है, ये करकित वैली में, मेरे ख्याल में लद्दाख के चंद गिने चुने गाँव में इसका शुमार होता है, ये करकित छानगुन वगैरह का। क्योंकि करकित छानगुन और काक्सर वगैरह गाँव में ये छिली ज़्यादा मकदार में पाई जाती है। आप देखेंगे जैसे जैसे आप लेह की तरफ जाओगे, करसे की तरफ जाओगे, मुझे नहीं लगता है कि इतने छिली के पौधे होंगे जितना हमारे इस छोटे से खित्ते में होगा,
ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंची होगी। और हमारे लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं यहाँ, इसके अलावा शायद आप लोगों को इसकी नॉलेज होगी या ना होगी, चिली को जो है हमारे लद्दाख का नेशनल जो पौधा है ना, कौमी पौधा जो है वो करार दिया गया है। ठीक है, ओके। बच्चों इधर आप खामोश होकर सुनो। अभी तक हमने कई नेचुरल चीज़ों के बारे में डिस्कस किया, बात किया, उनके बारे में हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश की। उम्मीद है आपको कई चीज़ों के बारे में जानकारी मिली होगी। काम पे बैठे हैं, ये बीरी कहलाती है। क्या कहलाती है? बीरी जो है हमारी आबादी करने का जो प्रोसेस है, इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम सभी को मालूम है हमारे खित्ते लद्दाख के जो देहात है, गांव है ना, वो मुनहसिर है पहाड़ में जो जमने वाली बर्फ़ और ग्लेशियर से। अब हम सभी को मालूम है कि आप ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर जो है वो पिघल रहे हैं। ठीक है, जिस मकदार में चश्मे हुआ करते थे, नदी नाले हुआ करते थे, वो अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से जो नीचे की ज़मीन है, इसमें उस मकदार में पानी नहीं मिल रहा है जो पहले मिला करता था, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का असर तो हो ही चुका है ना। तो अब पानी की किल्लत यहाँ पे दिखने लगी है। अब लोगों ने एक तरीक़ेकार निकाला है कि हमारी ज़मीन जो है वो बंजर न रहे, ज़मीन को सैराब किया जाए। इसलिए यहाँ जो बाएं साइड में मेरा जिस तरह मैं इशारा कर रहा हूँ, ऊपर चश्मा है, उस चश्मे के पानी को ला कर यहाँ इस बीरी में स्टोर किया जाता है, जमा किया जाता है। फिर लोग अपने निज़ाम के हिसाब से यहाँ से नीचे वाली ज़मीन को सैराब करते हैं। तो मान लो लोग एक सिस्टम के तहत चलते हैं। ठीक है, जो है नीचे की तरफ जो ज़मीन है उसको सैराब करने के लिए यहाँ लोगों की बारी लगी हुई होती है, गाँव वालों की। आज एक आदमी की बारी है, वो अपनी ज़मीन को यहाँ एक टाइम दिया होता है फिक्स, उस टाइम के हिसाब से पानी छोड़ के उसको सैराब करेगा और अगला घंटा दूसरे का होगा। ठीक है, तो ये हमारे लोगों का बनाया हुआ एक तरीक़ाकार है, जिससे हम अपनी ज़राअत को आगे बढ़ाने में, खेती बाड़ी को बढ़ाने में या उसको कंटिन्यू करने में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। دست جلو بلیشی اینو جانی بی میزو کو زبانه نکنه آج نه جو اٹس यहाँ जिस जगह में हम बैठे हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी तारीख है। क्या है तारीख? किसको कहते हैं? टू नो आवर पास्ट, अपने माजी के हालात को जानना। ठीक है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी तारीख है। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त हम सतह समंदर से 10,216 फीट की बुलंदी पर है। उस दिन वहाँ यहाँ पे संभल साहब आया था ना, जो आईएएस ऑफिसर था लद्दाख का, तो वहाँ उन्होंने इसका पूरा उसके नेट के जरिए उन्होंने मालूम कर लिया। तो ये 10,216 फीट की बुलंदी पे है। ठीक है, तो एक इंफॉर्मेशन तो आपको ये मिल गई। ठीक है ना, ये सतह समंदर से कितना ऊपर है? यहाँ जो आप बैठे हो, ये इस तरह का जो खंडर दिख रहा है ना, ये किसी जमाने में एक राजे का महल हुआ करता था। यहाँ एक राजा बैठा था। यहाँ अगर आप देखेंगे तो अभी भी निशानात बाकी हैं। ये 9 या 10 कमरों पर मुश्तमिल है। और हमें उस जमाने की तहजीब के बारे में, ये जो मेरे हाथ में छोटे छोटे टुकड़े हैं ना, ये उस जमाने का पता देते हैं। ये वो बर्तन है जो उस जमाने के लोग इस्तेमाल करते थे।
पोट्री जिसको नहीं कहते, मिट्टी के बर्तन। ये आप क्या समझते हैं, ऐसे फेंका हुआ है पागल हो के? नहीं, ये उस जमाने की तहजीब का पता देते हैं। ये पोट्री है। लोग मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करते थे, जो आप आज कर रहे हो उस जमाने के लोगों के पास मौजूद नहीं था, तो वो इन्हीं पत्थरों को इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा यहाँ पे एक किस्म का नरम पत्थर हुआ करता था, जिसको हमारी सीना जबान में बलोश कहते हैं। क्या कहते हैं? बलोशपत कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? उस पत्थर को तराश तराश के बर्तन बनाया करते थे। आप बहुत सारों के घरों में वो बर्तन होंगे उस जमाने के। एक तो होता है बलोश, जिसमें गोश्त पकाया जाता था। एक बलोशी होती है जिसमें खितुक कुतुक वगैरह बनाया जाता था। तो ये जो निशानात आप दिख रहे हैं ना, ये उस राजा के ज़माने में है। तो फिर आप यहाँ सवाल पैदा होता है, आप पूछेंगे ये किसका जमा, कौन सा दौर था? तो हालांकि हमारे ये इस पहाड़ी एरिया के जो मोनूमेंट्स है, ये बाहरी लोगों के नज़रों में नहीं आया है, रिसर्चर्स के, लेकिन कराइन से पता चलता है। अंदाजे बताते हैं कि ये लगभग 8 या 9 सेंचुरी का एक किला रहा है, महल, जिसको शिना में कोट कहते हैं। कोट नहीं जो पहना वाली, कोट महल, ठीक है ना। तो 9 कमरों पे मुश्तमिल है। तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूंगा। यहाँ का जो राजा था ना, इसके मातहत में छोटी सी रियाया थी, मुख्तसर एक राजवाड़ा था ये। तो एक बार गिलगित बल्तिस्तान का जो दरेल का राजा था, उसने पैगाम भेजा कि मेरे उस वक़्त ट्राइबल कन्फ्लिक्ट हुआ करते थे, कबायली जंग होती थी ना। तो गिलगित दरेल के बादशाह राजा ने इसको पैगाम भेजा, क्योंकि ये उसका हम कौम था, ठीक है। बोला कि मेरी मदद के लिए जितने आदमी को लेके आ सकते हो आ जाओ। तो ये बंदे उस वक़्त इसने 30 जवानों को चुन लिया इधर करकित से, 30 जो हट्टे कट्टे जवान थे। और कहते हैं उस वक़्त 50-60 से ज़्यादा आबादी भी नहीं थी लोगों की। 30 जवानों को लेके ये यहाँ से चल पड़ा। उस वक़्त का जो रास्ता था आप देख रहे हैं, पार से जो जलाशोंग नहीं है, वहाँ से लोग जाया करते थे। वो रास्ता दिख रहा है ना हम लोगों को, पहले ज़माने का रास्ता वहीं पर था, बल्तिस्तान जाने का, वहाँ से जाते थे। तो यहाँ से उन आदमियों को लेके ये बल्तिस्तान में जब पहुँचा, शाम को इसको ख्याल आया, रात को जब वो सोया ना, इसको ख्याल आया भाई मैं तो अपने करकित की पूरी आवाम को, रियाया को लेके जा रहा हूँ, खुदा न खास्ता वहाँ जंग में ये सब मर गए तो हमारे वहाँ बीवी बच्चे तो यतीम हो जाएंगे, हमारा नाम लेने वाला भी नहीं होगा। उसने फैसला किया रातों रात अकेले में, आप 30 के 30 लोग वापस जाओ, मैं खुद जाऊंगा, अगर मैं वहाँ जंग में काम आया तो। कुछ उसने वसीयतें की। तो लोगों ने कहा नहीं बादशाह सलामत, हम आपको अकेले जाना है नहीं, हम आपको अकेला कैसे छोड़ सकते हैं। तो उसने बादशाह का हुक्म तो मानना था, राजे का इसरार किया, तो वो वापस आ गए। मगर उसने 3 बंदूकों को साथ उठाया। उसने एक वसीयत की, अगर मैं वहाँ लड़ाई में एक मारा गया तो मेरी ये वसीयत को आप अमलाना पूरा करना। मेरी लाश को जब वहाँ से दरेल बल्तिस्तान गिलगित से लाओगे तो वहाँ बुरे में रखना। बुरे जो आपको दिख रहा है ना, खरे रने लवी तो नहीं थे, शके लवी थी, हाँ, तो पैर के 26 नहीं होते, जो बुरे है ना उसको कहते हैं बुरे। क्या कहते हैं? बुरे। उस जमाने में आपका मजदास में वहाँ कोई भी लोग नहीं थे, क्योंकि सब यह करकित के थे, बड़गाम के, ठीक है। तो बुरे में उसने बोला वहाँ रखना, और वहाँ से कोई अलामत जाहिर होगी तो उसी अलामत के मुताबिक काम करना। तो मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, टाइम नहीं है ना। तो कहते हैं कि वहाँ दरेल में लड़ते लड़ते बहादुरी से वो राजा मारा गया। यहाँ लोगों को पैगाम आई कि आपका राजा। तो हमारे यहाँ के जो लोग थे सर पीटते रोते हुए वहाँ गए, वहाँ से लेके आए उसको। तो कहते हैं कि वहाँ बुरों में उसका लाश को नीचे रखा गया, ठीक है। इसी महल में उसकी माँ और उसकी बीवी भी थी, एक बच्चा भी था। माँ और बीवी और बच्चा, क्योंकि राजा ऊपर हाइट पे बैठा करते थे ना, इसीलिए पूरा आपको दिख रहा है ना, पूरा ये वैली जो है इस किले के सामने है ना। तो यहाँ बैठे थे। तो कहते हैं जब वो लाश लेके आ रहे थे, बुरों में उसको रखा था, तो उसकी माँ को पता नहीं, बीवी को पता नहीं है। तो एक कौवा काले रंग का, जिसको हम कुआरो कहते हैं ना, जिसकी आवाज को हमारे में मनहूस समझा जाता है, नहीं समझते, तो वो आके सीधा छत पे आके बैठ गया इधर। तो उसकी माँ तजुर्बे वाली थी, उसने बोला यकीनन मेरे बेटे को कुछ हो गया। ये बदशगून कौवा जो है हमारे छत पे बैठ गया है, वो ऊपर टहल रहा था, ठीक है। माँ को पता चला कुछ न कुछ अनहोनी हो गया है, तो वो सर पीटते रोते बाहर निकल गई। इतने में जहाँ पे वहाँ बुरों में रखा था लाश में से जब लोग उसको उठाने वाले थे, तो वहाँ लाश में से
दो कौवे जो है निकल गए, ऐसे ही दो कौवों की शक्ल में निकल गए। एक आके इधर बैठा था, इधर यालीकोट में, एक उधर नीचे सिंगाव है, उधर नीचे आपको मैं दिखाऊंगा, खैर बुरेदार कहते, ये नीचे है ना, वहाँ पे एक भेड़ बकरी बांधने का कमरा है, वहाँ पे एक बड़ा कब्र है जिसको बनाया हुआ है। अब अगर वहाँ जाके दरवाजे से देखोगे ना, ऐसा लगेगा ये किसी कारपेंटर ने तराश के बनाया है खूबसूरत तरीके से। तो वो जो है वो कौवा वहाँ बैठा, फिर लोगों ने ये अखज़ किया कि हाँ ये अलामत यही है कि हमारा राजे को उसी जगह में दफन करना चाहिए। राजे ने कहा भी था ना, बुरों में रखोगे दो अलामतें ज़ाहिर होंगी, एक तो मेरी वालिदा को पता चलेगा मेरी मौत के बारे में, दूसरा जो है मुझे कहाँ दफनाना है वो जो है आपको वहाँ पे पता चल जाए। तो वो काला कौवा आके वहाँ बुरो ये सिंगाव है, सिंगाव के पास बैठा था। तो हमारे जो लोग थे करगित के लोगों ने उसको वहीं पे दफनाया, और आज भी उस जगह को सिंगाव कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंगाव। और 4-5 दहाइयाँ पहले, 4-5 दहाइयाँ मतलब 60-70 साल पहले तक, हमारे आज के बुजुर्ग भी बोलते हैं, उस राजे की याद में वहाँ पे एक तरोताज़ा एक जवान बकरे को काटा जाता था उसके नाम पे, और वहाँ पे खेल तमाशे होते थे, लोग वहाँ पे नाचते थे, है ना, गाते थे। तो उसकी याद में मुद्दतों चलता है, लेकिन बाद में इस्लाम का इन्फ्लुएंस आया ना, तो इस चीज़ को बंद कर दिया गया। तो इस जगह पे हमारा आने का मकसद ये था कि हमारे खित्ते लद्दाख में बहुत सारे ऐसे हम वाक़यात हैं जो हमारी तारीख की गवाह है, ठीक है ना, हमारे पास की गवाह है। तो उम्मीद है आप लोगों को इसके बारे में मुख्तसरन आप लोगों को जानकारी मिली होगी। और आपको मैं ये भी बताता हूँ, आपकी लाइब्रेरी में किताबें हैं, आप बहुत सारों को पता हो या ना हो, मैंने एक किताब लिखी थी जम्मू कश्मीर में आबाद शीन दर्दों की मुख्तसर तारीख, उसमें लिखा होगा यालीकोट, उसकी पूरी कहानी आप उस किताब से हासिल कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू। एक सिस्टम के तहत, एक फार्मूले के तहत साइंटिफिक तरीके से मालूम करते हैं कि कोई जगह या कोई चीज़ कितनी पुरानी है, उस तरह मालूम हो सकता है। लेकिन तखमीनन इसे ये माना जाता है कि ये वो ज़माना था जब लोग राजवाड़ों के मातहत काम करते थे। ये 7वीं-8वीं सदी के बाद का है, 7वीं या 8वीं सदी के बाद का है। सैम्पल साहब ने हमें वादा दिया है कि वो कोशिश करेंगे इसकी कार्बन डेटिंग करने की। ठीक, उस दिन इधर आया था ना, वो आके गए थे, तो हमें पता चलेगा इसके एग्जैक्ट डेट भी पता